हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रारंभ करेंगे प्राचीन इतिहास से एक महत्वपूर्ण वंश और उसकी वंशावलियों के संबंध में और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हैं उसको भी हम अपने इस लेक्चर में, इस परिचर्चा में समाहित करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। निश्चित है कि इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब गुप्त वंश के स्थापना की बात करते हैं। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की है? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की है। श्रीगुप्त जो गुप्त वंश का पहला शासक माना जाता है, जो गुप्त वंश की स्थापना करता है। श्रीगुप्त के पश्चात जो अगला शासक होता है गुप्त वंश में, उसको कहते हैं घटोत्कच। और उसके बाद जो अगला शासक होता है वो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का काफ़ी उत्कर्ष होता है, विकास होता है, तमाम राज्यों को विजित करता है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 या 20 ईस्वी में एक नए संवत को भी चलाता है, जिसे गुप्त संवत भी कहते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम एक पराक्रमी शासक होता है गुप्त वंश का पहला, जो सर्वप्रथम सोने का सिक्का भी जारी करता है, जिसे दिनार कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम जो है वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, जिसका पुत्र होता है समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो अगला गुप्त वंश का शासक होता है वो होता है समुद्रगुप्त, जिसकी उपाधि कविराज की उपाधि है, परम भागवत इत्यादि उपाधियां हैं। इसे ही विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है, किस गुप्त शासक की उपाधि है। तो आप जानते रहिए वो समुद्रगुप्त की उपाधि है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो विसेंट स्मिथ इसके पीछे तर्क देते हैं कि वह कभी पराजित नहीं हुआ था। चारों दिशाओं में दक्षिण तक उसका शासनकाल था। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्त देवी या दत्ता देवी। अब दत्त देवी के ही गर्भ से ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त की उत्पत्ति हुई थी। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त का शासन आता है। अगला राजा रामगुप्त होता है, जिसकी ऐतिहासिकता को कुछ इतिहासकार विद्वान संदिग्ध मानते हैं, लेकिन तमाम मुद्राएं, अभिलेख जिसमें रामगुप्त की चर्चा होती है। रामगुप्त के समय में कहा जाता है कि शकों का आक्रमण होता है और शक राजा रामगुप्त को पराजित कर देते हैं।
और रामगुप्त की पत्नी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी देवी, उसको जो है शक राजा अपने पास रामगुप्त से कहते हैं भेजने के लिए उसकी पत्नी को। उसी समय उस शक राजा के पास स्त्री का वेश धारण करके चंद्रगुप्त द्वितीय जाता है और शक राजा की हत्या कर देता है। और आगे चलकर कई ऐतिहासिक स्रोतों में इसका भी उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो रामगुप्त की भी हत्या कर देता है और स्वयं शासक बनता है। यानी कि रामगुप्त के बाद जो गुप्त वंश का अगला शासक होता है वो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि है विक्रमादित्य की। इसी शकों के उन्मूलन के बाद, शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तीन वंशों से इनके वैवाहिक संबंध थे: कदम्ब वंश, नागवंश और वाकाटक वंश, जिसमें पहला जो कदम्ब वंश, कदम्ब वंश से जो उनका विवाह होता है वो उनकी पत्नी का नाम है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी से दो पुत्र होते हैं, कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त। कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त। दूसरी पत्नी जो कुबेर नागा, जिसका नाम है, नागवंश से संबंधित है, उससे एक पुत्री उत्पन्न होती है जिसका नाम होता प्रभावती गुप्ता। ये वही प्रभावती गुप्ता है जिसका विवाह वाकाटक राजवंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश में चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त वंश का जो अगला शासक होता है वो होता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जिसकी उपाधि है मुख्य रूप से महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त की दो पत्नियों के नाम का उल्लेख होता है। एक पत्नी का नाम, कुमारगुप्त की पत्नी का नाम है अनंत देवी, और एक पत्नी का नाम के आता है देवकी। जो अनंत देवी, उसके पुत्र होते हैं पुरुगुप्त, और जो देवकी है उसका पुत्र माना जाता है स्कंदगुप्त। हालांकि स्कंदगुप्त की माता का उल्लेख थोड़ा सा ऐतिहासिक नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी देवकी का पुत्र जो है स्कंदगुप्त को माना जाता है। कुमारगुप्त के पश्चात जो गुप्त वंश का अगला शासक होता है वो होता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है वो अगला शासक गुप्त वंश का होता है। स्कंदगुप्त के बाद जो अगला शासक होता है वो स्कंदगुप्त का भाई पुरुगुप्त होता है। और पुरुगुप्त के पत्नी का नाम जो है वो चंद्रा देवी मिलता है।
और पुरुगुप्त के बाद जो अगला गुप्त वंश का शासक होता है वो कुमारगुप्त द्वितीय होता है। कुमारगुप्त द्वितीय ये परवर्ती गुप्त सम्राट है जिसकी ऐतिहासिकता ये गुप्त वंश के उत्तराधिकारी कह लीजिए, बड़े सशक्त शासक के रूप में इनका नहीं नाम उल्लेख होता है। मुख्य रूप से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का बाद। ये वही स्कंदगुप्त जिसके समय पर हुड़ों का आक्रमण होता है और स्कंदगुप्त उसको पराजित करता है, हुड़ों को। स्कंदगुप्त के बाद फिर पुरुगुप्त का शासन होता है। पुरुगुप्त के बाद फिर कुमारगुप्त द्वितीय का शासन होता है। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद फिर जो है शासन आता है बुद्धगुप्त का। बुद्धगुप्त के बाद फिर अगला जो शासक होता है वो नरसिंह गुप्त, जिसकी उपाधि होती है बालादित्य। उसको कहते हैं कि नरसिंह गुप्त बालादित्य, उसका शासन आता है। नरसिंह गुप्त बालादित्य के बाद जो है भानुगुप्त का शासन आता है। इसके समय भी हुड़ों का आक्रमण होता है। एक वृत्तांत यहाँ, एक ऐतिहासिकता यहाँ जो कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भानुगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों का जब आक्रमण होता है तो उसके एक सेनापति का नाम गोपराज मिलता है। गोपराज हुड़ों के आक्रमण के समय लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसकी पत्नी सती हो जाती है। 510 ईस्वी में एरणभिलेख में ऐसा उल्लेख है कि 510 ईस्वी में किसी की पत्नी के सती होने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण ये है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य ये है। इसलिए ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भानुगुप्त के शासनकाल के दौरान, भानुगुप्त के शासन के पश्चात जो गुप्त वंश का अगला शासक होता है, तो गुप्त वंश का जो अगला शासक होता है वो होता है वैन्यगुप्त। वैन्यगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का जो अगला शासक होता है वो कुमारगुप्त तृतीय होता है और कुमारगुप्त तृतीय के बाद जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक और अगला शासक जो है वो विश्वगुप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार हम गुप्त वंश के वंशावलियों को समझ सकते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त है और गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है वो विष्णुगुप्त है। ठीक, ऐसे ही हम एक एक टॉपिक पर जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे वो उसको लेकर आपके सामने वीडियो के माध्यम से बीच बीच में परिचर्चा करते रहेंगे। और आप वीडियो को लास्ट तक अगर देखेंगे, बने रहेंगे, तो निश्चित है आपको इससे लाभ मिलेगा। ये माना भी जाता है किसी चीज़ को समझने के लिए, उसकी विषय वस्तु को समझने के लिए, उसकी सारगर्भिता को समझने के लिए, जब तक आप उसको अच्छे से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उस विषय वस्तु को सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए फिर हम नेक्स्ट अगले वीडियो में किसी इतिहास के नए टॉपिक के साथ फिर से चर्चा करेंगे। निश्चित है आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।